हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल #गोइंग बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और हम हमारे सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आज कवर किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है जिसके द्वारा हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सीक्रेशन किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज इज ए इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड बिकॉज दे सीक्रेट रिचेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिससे सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है और वो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे फूड पर एक्ट करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर लीवर का, और लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, और बाइल जूस का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। आपको बताना चाहूंगा कि बाइल जूस जो होता है वो फैट इमल्सिफिकेशन का काम करता है, और ये भी पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट के साथ जुड़कर हिपेटोपैनक्रेटिक डक्ट के साथ ड्यूडेनम में ही ओपन होता है, और वहीं पर बाइल जूस का भी सीक्रेशन किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्हें रेगुलेट करने के लिए एक वॉल्व होता है जिसे हम इंस्पेक्टर ऑफ ओडी के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर की। लीवर को हैपर भी कहा जाता है। और अगर हम इसके बाद डायग्राम पर फोकस करें तो आप देखें कि जो सबसे बड़ा लोब बनाया है वो राइट लोब है, एंड एक छोटा लोब है जिसे हम लेफ्ट लोब कह रहे हैं। राइट लोब और लेफ्ट लोब डिवाइडेड होते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। किसके द्वारा डिवाइड होते हैं? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। आप देखें कि राइट लोब से भी बाइल डक्ट्स आ रही हैं और लेफ्ट लोब से भी डक्ट्स आ रही हैं, और बाइल का स्टोरेज कहाँ किया जा रहा है? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये आगे जाकर के ड्यूडेनम में ओपन होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बीइंग्स में लीवर के ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है, जो मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो केवल मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, आप इस चीज को देखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जब लीवर की बात करते हैं तो लीवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्किन के बाद में जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो लीवर है। लगभग 1.4 kg वेट का होता है। तो यानी, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो लीवर उसमें सबसे पहले स्थान पर आता है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है इसकी। आपकी बात करें दूसरा, द लीवर इज द हेवीएस्ट यानी सबसे भारी ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हेवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और ये कैसे नेचर की होती है? एक्सोक्राइन। कैसी नेचर की होती है? एक्सोक्राइन। और क्या सीक्रेट होता है इससे? बाइल जूस। इसके बाद देखें, द गॉल ब्लैडर इज अ पीयर शेप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला पैनक्रेटिक जूस स्टोर नहीं होता है, लेकिन लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता ही है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर पीयर शेप होता है, और उसका साइज कितना होता है? 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद देखें, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। तो लार्ज लोब राइट लोब है और स्मॉल लोब लेफ्ट लोब है। दोनों यहाँ पर मैंने लिखे। तो लार्ज लोब राइट लोब है और स्मॉल लोब लेफ्ट लोब है, जो डिवाइड है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। इसके बाद आप देखें, द डिवाइडेड बाय द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि लीवर लॉब्स को किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू। लीवर इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, और ये केवल मैमल्स में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि लीवर मैमल्स में ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड होता है। यहां पर आकर के जो लीवर होता है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आपको बताऊं तो लीवर से सीक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव जूस को हम यहाँ पर बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस डू नॉट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, बट दे हैव बाइल साल्ट्स जो वर्क करते हैं फैट इमल्सिफिकेशन के लिए। और हम देखेंगे कि यहाँ से कुछ बाइल पिगमेंट का भी प्रोडक्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि लीवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद वो ड्यूडेनम में जाता है। इट वर्क एक्ट ऑन दी फैट पर काम करने का काम करता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम एक सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं हमारे ही टॉपिक्स में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मैंने जैसे पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हम जब
पूरा बकल कैविटी से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक स्टडी कर चुके होंगे, तो उसके बाद मैं आपको डाइजेशन सेपरेटली समझाऊंगा, जिसमें बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, यानी जहां जहां अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और लिपिड्स का डाइजेशन हो रहा है, उसे हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, जिससे चीजें हमें बहुत सारी क्रिस्टल क्लियर हो पाए, कंसेप्चुअल हो पाए और कोर कंसेप्ट हमारे अंदर बिल्डअप हो पाए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होगी, आप हमारे साथ बने रहिए, चीजें और इंप्रूव होती जाएंगी, अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अब दूसरा पार्ट जो इसका, जिसमें हम डाइजेशन की बात करेंगे कि डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहां कहां होता है, प्रोटीन्स का कहां होता है और लिपिड्स का कहां होता है। तो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो आपने सुना होगा कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, और जो प्लांट ईटिंग एंड कार्निवोरस मतलब फ्लैश ईटिंग दोनों होते हैं उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं, या हम कह सकते हैं उन्हें होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड दोनों को ही प्रिपेयर किया जाता है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि हम प्लांट्स पर भी डिपेंड हैं और इसके साथ साथ हम हमारे फूड के अंदर फ्लैश को भी इंक्लूड करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे जो स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है इंगेशन, दूसरा है प्रोपुलेशन, तीसरा है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन, फिफ्थ है एसिमिलेशन और इगेशन। ये हमारा इसी क्रम में रहने वाला है, सारी चीजें इसी स्टेप में होती चली जाती है। यहाँ से फूड एंटर करता है और यहाँ से हम फूड को बॉडी टू पास आउट कर देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को। तो ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो सबसे पहला हम फोकस करें इंगेशन पर। तो इंगेशन क्या है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम देखते हैं टेकिंग इन ऑफ फूड, कि बकल कैविटी में जब हम खाने को लेते हैं तो वो इंगेशन पार्ट कहलाता है। और आपको पता होगा कि बकल कैविटी में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, टीथ्स होते हैं, टंग होती है, यहाँ म्यूकस सलाइवा का सीक्रेशन होता है, और उसके बाद जो 4 टाइप्स टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे फूड को मेस्टिकेट करने का काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि फूड को तोड़ा जाता है, उसे चबाया जाता है। रीजन क्या है कि फूड को जब चबाया जाएगा तो वो छोटी स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए एक सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वो डाइजेस्ट जल्दी हो पाते हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पर, तो इंगेशन टेकिंग इन ऑफ फूड। दूसरा है प्रोपुलेशन। प्रोपुलेशन को पेरिस्टाल्सिस भी कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट है जिसमें बकल कैविटी से एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर फूड को धकेला जाता है, यानी उसे आगे की ओर पुश किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जैसे फूड पहले बॉलस की फॉर्म में होता है तो उसे ईसोफेगस से पुश करके हम स्टमक में लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इतना मजबूत होता है कि यदि हम किसी ह्यूमन बीइंग को उल्टा लटका दें तब भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट उसी की दिशा में होता रहेगा, कि जिससे ईसोफेगस से वो स्टमक में, स्टमक से वो इंटेस्टाइन की तरफ ही बढ़ता रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इज पेरिस्टाल्सिस। आगे देखिए डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन की शुरुआत बकल कैविटी से होती है, लेकिन डाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन बकल कैविटी में होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो टीथ्स होते हैं वो फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तो जिसमें लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है, यानी वहां पर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर वर्क करते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन कुक्ड स्टार्च, हमने बात की थी पहले कि वो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड को चेंज करने का काम करता है, स्टार्च पर काम करता है। तो यहाँ से केमिकल डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है और आगे केमिकल डाइजेशन ही होता है। इसके साथ देखें तो मैकेनिकल क्या है? इट बिगिंस इन बकल कैविटी। कहाँ शुरुआत होती है इसकी? बकल कैविटी में। च्विंगिंग यानी चबाया जाता है, मैस्टिकेट तोड़ रहे हैं, द ब्रेक लार्ज फूड सरफेस एरिया फ्रॉम द एंजाइम एक्शंस। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मैस्टिकेट ब्रेक लार्ज फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, इंक्रीज सरफेस एरिया, कि जब फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है तो एक इंक्रीज होता है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से एंजाइम एक्शन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और फूड को तेजी से डाइजेस्ट किया जाता है।
इट बिगिंस इन बकल कैविटी, और ये कहाँ शुरू हो रहा है? बकल कैविटी में। इसके साथ आज हम बात करेंगे इतना कि ह्यूमन बीइंग्स को जीने के लिए एक संतुलित एसेंशियल एक फूड कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन बड़े एसेंशियल चीजें हैं जो हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए हमें बहुत जरूरी होती है, एनर्जी के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, प्रोटीन भी और फैट भी, ट्राइग्लिसराइड जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि इन्हीं को तो स्मॉल कंपोनेंट्स में चेंज किया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू। इसके साथ आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जब हम प्लांट्स को, यानी जब सब्जियां वेजिटेबल्स को खाते हैं, तो उनके साथ हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी बॉडी में एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं। इसके साथ आप नीचे देखें विटामिन, मिनरल और वाटर, ये हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल तो होते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती एंड डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, और इन्हें डाइजेशन करने की जरूरत नहीं रहती। रीजन क्या है? क्योंकि ये पहले से सिंपलर फॉर्म में होता है, तो इन्हें डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो आपको पता होगा कि विटामिन की कमी से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, मिनरल्स हमारी ग्रोथ, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और वाटर तो हमारी बायोलॉजिकल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर अब हम आगे जो बात करेंगे अगले चैप्टर में, उसमें हम शुरू कर देंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मैं आपको बोल रहा हूं, आप चीजों को लर्न करते जाएं, नोट करते जाएं, आपको 0% डाउट डेवलप होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके पास। यहाँ पर आप चीजें कंसेप्चुअल होते चल जाएं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं श्योर कह रहा हूं आपको। केवल आपको जो मैं यहाँ बता रहा हूं, आप उतना पढ़ लीजिए, आप कोई भी एमसीक्यू कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन कीजिए, आपसे वो सॉल्व होंगे। तो आगे जो हम बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, वो बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बकल कैविटी से लेकर के हम स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट सब भागों को देखेंगे कि डाइजेशन की शुरुआत कैसे कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, और उन्हें किस किस चीज में चेंज किया जाता है। तो अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप पूरा एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, और लोगों को मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, और आप हमारे साथ इसी तरह बनते रहिए, और हम इस परिवार को एक बड़ा परिवार करेंगे और चीजों को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि ये जो शिक्षा है वो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, ये उसका हक है, और हम बस उसमें एक सीढ़ी की तरह काम कर पा रहे हैं कि उस तक हम उस माध्यम तक जुड़ पाए, और उस बच्चे तक मैं जितना थोड़ा बहुत सीख पाया वो मैं आपको ट्रांसलेट कर पाऊं। सो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको सच में ये कंटेंट और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपके लाइक्स जरूर आने चाहिए। आपका कोई भी अगर डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर कुछ चीजें क्या समझ नहीं आ रही है, या हम क्या चीजें अच्छी करें, क्योंकि आपके जो सुझाव होंगे उन्हीं से मैं चीजों को अच्छी और कर पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए आज हम इतना ही बात किए हैं लीवर पर, और यहाँ से हम एक प्रॉपरली शुरुआत की है डाइजेशन के एक सेकंड पार्ट की, जिसमें हम पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे कैसे होता है, प्रोटीन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और बने रहे इसी चैनल पर, लाइक करें। थैंक यू सो मच।